हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में और करंट अफेयर्स के सेशन में मेरे साथ आपका स्वागत है। चलिए फटाफट से सारे बच्चे आएंगे, सेशन को एक बार ज्वाइन करेंगे, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं अप्रैल के महीने का, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने हमने किया था आपका अप्रैल का महीना, हमने पढ़ी थी थ्योरी। आज हम लोग जो है करेंगे इसके सवाल, क्वेश्चंस करेंगे। अप्रैल महीने के पार्ट 2 आपका ये चल रहा है आज, और कल होगा आपका पार्ट 3। पार्ट 1 हमने परसों किया था। पार्ट 1 में हमने क्या है MCQs किए थे आपके सेशन के हिसाब से, और ठीक वैसे ही आज भी हम लोग क्या करेंगे, आपका पार्ट 2 करेंगे और इसमें हम लोग करेंगे आपके MCQs, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके और जिससे आपको जो है चीज़ें याद हो सके। वेरी गुड आफ्टरनून। ईद मुबारक आमिर खान। ईद तो चली गई है। गुड आफ्टरनून अरविंद। वेरी गुड आफ्टरनून गौतम। गुड आफ्टरनून सौरभ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और आज के क्वेश्चंस देखते हैं। होपफुली आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा अप्रैल का महीना क्या क्या रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आज आपका देखते हैं। और ये आदित्य, ऑल एग्जाम में इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है जब आपने MTS का बैच लिया हुआ है तो, है ना। कैसे सब एग्जाम्स के लिए कैसे लागू हो सकता है? अभी हम MTS स्पेसिफिक जो है पढ़ रहे हैं, है ना। हाउएवर हाँ, आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, एक बेसिक समझने के लिए ऑफ कोर्स हर एग्जाम के लिए किया जा सकता है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज के सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका आज का क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भारत में पहली वाटर मेट्रो अप्रैल 2023 में किस शहर में शुरू की गई थी? कोलकाता, चेन्नई, कोची या फिर अमरावती? चलिए बताएंगे आप लोग मुझे अब इसका आंसर। अब आगे आ जाते हैं, अब स्टार्ट करें सेशन। बताएंगे कि भारत में पहली वाटर मेट्रो अप्रैल 2023 में किस शहर में शुरू की गई थी? कोलकाता, चेन्नई, कोची या फिर अमरावती? गुड आफ्टरनून राहुल पांडे। कोची लिखा है रोशन ने। चलिए सभी बच्चे अब क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे, फटाफट से अब मुझे आंसर्स करेंगे क्योंकि ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो आंसर तो तुम्हें करना पड़ेगा। फटाफट से आंसर करेंगे। राधे राधे पिंटू कुमार। कोलकाता और कोची में जो है कंफ्यूजन जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब क्या होगा यहां पर? ऑप्शन सी, कोची। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका कोची, ठीक है। कोची में जो है देखो, भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है वो जारी की गई थी। हमने क्लास में पढ़ा था कि ये जो है कोची के आपके 10 जो आपके आइलैंड्स हैं उनको क्या है जोड़ेगी आपस में, 10 अलग अलग जो आपके द्वीप हैं उनको जोड़ेगी। तो कोची वाटर मेट्रो जो है वो आपकी शुरू की गई है अभी हाल ही में, और ये जो है भारत की पहली वाटर मेट्रो है जिसे कोची में शुरू किया गया है। हमने क्लास में इसे पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गौतम जी? यस गरिमा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कोची। कोची में जो है आपकी ये पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है ना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कोची। आगे आते हैं। आगे आपसे पूछा है कि भसोली पेंटिंग्स जो हैं ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है अप्रैल के महीने में, है ना। तो हमने ये पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने GI टैग के बारे में जाना था कि GI टैग क्या होता है ना। आपके किसी भी चीज को दिया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है, चाहे वो आपका कोई कृषि उत्पाद हो, चाहे कोई बनाई हुई चीज हो, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, इन सबको क्या है ये दिया जाता है आपका GI टैग, है ना। हमने पढ़ा था। और GI टैग हमारा कितने साल के लिए रहता है? ये रहता है हमारा 10 साल के लिए जो है रहता है। उसके बाद दोबारा से रीन्यू करवाना होता है ना। तो ये जो आपकी बसोली पेंटिंग्स हैं ये इसमें से कौन से यूटी या फिर स्टेट की हैं, है ना। ये आपसे सवाल में पूछा हुआ है, यूपी, बिहार, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। तो चलिए ज्योग्राफिकल इंडेक्स नहीं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक आपका इंडिकेशन टैग जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है। तो बसोली पेंटिंग्स के लिए ये किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर,
ठीक है, सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर। यस दुर्गेश, बिल्कुल सही। सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए आपका क्या नाम है? बासोली पेंटिंग्स को जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग कितने साल तक रहता है? ये रहता है आपका 10 साल तक। और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? मंत्रालय की बात करते हैं तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। और इन देखो ये सारे जो क्वेश्चन सवाल मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, इन सब के नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, है ना। तो कोई वो वाली बात नहीं है कि सब नोट करना है कि नहीं, तो पीडीएफ में भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। खुद भी साथ साथ में नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यस नेहा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को ये जीआई टैग मिला है। कौन सा मंत्रालय देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये रहता है आपका कितने साल के लिए? 10 साल के लिए रहता है। भारत में बात करें तो भारत में देखो अभी आपके 400 से भी ज्यादा जो है अलग अलग राज्यों के पास जीआई टैग्स हैं, है ना। अलग अलग राज्यों के पास क्या है? आपके जीआई टैग्स हैं, है ना। सबसे पहला, यस बहुत अच्छा आयुष, करेक्ट आपका जो लद्दाख, इसी के साथ साथ लद्दाख वुड कार्विंग जो था आपका, वुड कार्विंग जो था लद्दाख का, उसे भी क्या है? जीआई टैग मिला था। किसको मिला था उसका जीआई टैग? लद्दाख को मिला था, है ना। तो ऐसे आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिलता रहता है। भारत के पास 400 से भी ज्यादा अभी मौजूदा जीआई टैग्स मौजूद हैं। तो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन का आपका? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ठीक, यस बहुत अच्छे राहुल। सबसे पहला जो जीआई टैग है वो किसे मिला था? वो मिला था दार्जिलिंग टी को, जो कि आपकी किस राज्य को मिला है? वेस्ट बंगाल को मिला है ना। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। चलिए आगे आते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि भारत जो है उसे यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए जो है चुना गया है। कितने वर्षों के लिए जो है इलेक्ट किया गया है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 या फिर 2 वर्ष? कितने वर्ष के लिए जो है इलेक्ट किया गया है भारत को? आपसे ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किया गया है यूएनएससी में भारत को? चलिए ये आप लोग मुझे बताएंगे कि भारत को यूएनएससी में कितने सालों के लिए इलेक्ट किया गया है। यूएनएससी की अगर बात करते हैं तो यूएनएससी की स्थापना जो है वो हुई है, कब हुई है यूएनएससी की स्थापना? साल 1947 में जो है इसकी स्थापना हुई है ना। और भारत को कितने सालों के लिए, कितने वर्षों के लिए चुना गया है? 5 साल जो लिख रहे हैं। यस राहुल, बिल्कुल ठीक लिखा है राहुल ने। और जी, तो सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 4 वर्षों के लिए जो है, 4 साल के लिए भारत को यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग में चुना गया है, जिसकी स्थापना हुई है 1945 में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 4 इयर्स, है ना। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं यूएनएससी में, तो यूएनएससी में अभी आपके 24 सदस्य हैं, 24 मेंबर्स हैं। तो 4 साल के लिए भारत को अभी इसमें अप्रैल के महीने में इलेक्ट किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 4 इयर्स। ठीक, आगे आते हैं। बिहान मेला जो है आपका वो ओडिशा की कौन सी ट्राइब या कौन सी जनजाति जो है वो मनाती है? इसमें से गोंड, मुंडा, कोंद या फिर जुआंग। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज जो है आपका जो लेवल रहने वाला है सवालों का वो रहने वाला है मॉडरेट से डिफिकल्ट। तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी आगे और देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है जो आपका बिहान मेला मनाती है। बिहान मेला की बात करते हैं तो बिहान मेला को सीड फेस्टिवल भी कहा जाता है ना। सीड फेस्टिवल भी जो है इसे कहा जाता है। बिहान मेला को आपका कहाँ पर मनाते हैं? ये ओडिशा में मनाया जाता है। और ओडिशा की कौन सी ट्राइब जो है इसको मनाती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कोंध जनजाति जो है वो आपका ये मेला, बिहान मेला, इसका आयोजन करवाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? कोंध, है ना। यस, तो ध्यान रखेंगे। मैं आपका देखो आज वो जो है आपका पेपर देख रही थी एमटीएस का जो आया हुआ था, है ना, उसमें बहुत सारे सवाल आपके
फेस्टिवल्स वगैरह से पूछे गए थे एमटीएस के पेपर में, अलग अलग सेट्स देख रही थी तो उसमें क्या है आपसे फेस्टिवल्स से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे कि बताओ कौन से राज्य में जो है आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जो हम आगे आने वाले टाइम में सॉल्व भी करेंगे धीरे धीरे करके। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपसे जो है इस तरीके के सवाल बनकर आते हैं एमटीएस के पेपर में, बहुत ही रैंडम कुछ भी पूछ लेते हैं है ना, कुछ भी जो हुआ है वो पूछ लेते हैं और बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। नंदिनी जीआई टैग मैंने आपको क्लास में समझाया है, जीआई टैग क्या होता है ना, बट जीआई टैग अगर आपको समझना है तो देखो जीआई टैग जो होता है वो किसी भी वस्तु को दिया जाता है, किसी भी चीज को दिया जाता है। यस आदित्य, आर्ट एंड कल्चर से काफी आपके सवाल जो हैं वो आए थे और जीआई टैग की मैं बात करी थी। तो जीआई टैग जो है आपका किसी भी वस्तु को दिया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? नाम में क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, यानी कि उसकी ज्योग्राफी से संबंधित है आपका वो प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि अगर हमने अभी पढ़ा कि जो बसोली पेंटिंग्स हैं वो आपकी कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं, यानी कि वो जिस तरीके की पेंटिंग्स आपकी बनाई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही बनाई जाती हैं। उस तरीके की पेंटिंग आपको मान लो हरियाणा में या पंजाब में या राजस्थान में नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है? जम्मू कश्मीर ही है। तो इसीलिए क्या है, उसे ज्योग्राफिकल टैग भी किसे दिया जाएगा? जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। तो ऐसे ही अगर कोई खाने वाली चीज है ना, जैसे आपकी खोला चिली है, खोला चिली गोवा की है, बहुत तीखी होती है, बहुत लाल होती है, देखी होगी आप लोगों ने शायद, तो उसका जीआई टैग क्या है? गोवा को मिला हुआ है ना। तो गोवा में जो आपकी मिट्टी है वो इस तरीके की है कि वो खोला चिलीज बहुत लाल होती हैं, बहुत तीखी होती हैं, राइट। तो ये आपका जीआई टैग ऐसे ही प्रोडक्ट्स को दिया जाता है और 10 साल के लिए होता है, राइट। आगे आ जाते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कौंध ट्राइब के द्वारा आपका बिहान मेला मनाया जाता है हर साल। कहां पर मनाते हैं? ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन सी, कौंध। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये आपका जो है एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो है दिया गया है। इस तरीके से आता नहीं है आपके एमटीएस के पेपर में, ये आपका इससे भी कॉम्प्लेक्स बहुत डिफिकल्ट लेवल जो है यूपीएससी में पूछा जाता है। बट यहाँ पर सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एक दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। चलिए तो इसको पहले पढ़ेंगे हम लोग आराम से और फिर ऑप्शंस देखेंगे। तो 3 आपको स्टेटमेंट दी हुई है और 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बेसिस पे आपको इसके बेसिस पे जवाब सही चूज करना है ना। चलिए तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI में क्या है ऐतिहासिक उड़ान भरी। सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा कहता है कि असम में तेजपुर वायु स्टेशन से जो है ये उड़ान भरी गई। और तीसरा ये कहता है कि वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी। ये 3 आपके स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए कहता है कि सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन बी कहता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं, और ऑप्शन सी कहता है कि पहला और तीसरा ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है कि सारे ही बिल्कुल सही हैं। तो बताइए कि क्या इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है? थोड़ा आराम से सोच के बताइए कि क्या। ममिता ने लिखा है डी, सारे करेक्ट हैं, और हर्षित ने लिखा है बी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। वेरी गुड हर्षित, बहुत अच्छे। यस पल्लवी, बहुत अच्छे। सही जवाब क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था क्लास में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MKI सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में बिल्कुल क्या है उड़ान भरी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये आपके असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि वो ऐसा करने वाली जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है। पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है ऐसा करने वाली? प्रतिभा पाटिल हैं। कौन है? प्रतिभा पाटिल हैं, जो कि भारत की वैसे 12वीं राष्ट्रपति थी और पहली हमारी महिला राष्ट्रपति थी। ठीक, तो यहां पर फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है आपका बी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दिव्या राज, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। तो पहली महिला राष्ट्रपति थी आपकी उड़ान भरने वाली प्रतिभा पाटिल, और दूसरी थी आपकी अभी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप लोग जो है एयरक्राफ्ट का नाम भी याद रखेंगे। नाम क्या है? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है और असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी गई है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है, अगले सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो है कौन से राज्य ने जो है टॉप किया है? कौन से नेशन ने नहीं, कौन से राज्य ने टॉप किया है, ठीक है? कौन सा आपका जो है स्टेट है, नेशन नहीं है। कौन सा राज्य है? हमने पढ़ा था कि ये जो आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसका तीसरा संस्करण जो है वो जारी किया गया था, है ना? और इसमें टॉप किसने किया है ये आपसे पूछा हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? यस, गौरव तिवारी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जा रहे हो। ए किसने लिखा है? किसने लिख दिया है ए? इतनी पिटाई होगी ना। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। यस, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। ऑप्शन डी, कर्नाटक जो है आपका इस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। तीसरा संस्करण इस रिपोर्ट का जारी किया गया था और सबसे पहला जो है वो आपका साल 2019 में जारी किया गया था। और ये से शुरू किसके द्वारा किया गया था? इसे शुरू किया गया था टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ये रिपोर्ट आपकी शुरू की गई थी, है ना? ये देखती है, ये रिपोर्ट बताती है कि कौन से राज्य में जो है भाई न्याय का आंकलन करती है कि वहाँ का जुडिशरी सिस्टम कैसा है, वहाँ की पुलिस कैसी है, वहाँ का लीगल सिस्टम कैसा है। तो ये सब आंकलन करने के बाद राज्य की रैंकिंग करी जाती है, जिसमें से टॉप पर आपका रहा है कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। तो ऑप्शन डी कर्नाटक आपका सही जवाब है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपसे पूछा गया है कि टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो है वो हर डैश ईयर्स में जारी की जाती है, हर डैश वर्षों में जारी की जाती है। बताइए कितने सालों में जारी की जाती है ये बाघ गणना रिपोर्ट? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 या फिर 5 वर्ष? यस सुमेश, सबसे नीचे है यूपी, बॉटम में जो है आपका उत्तर प्रदेश है, राइट। चलिए यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कि जो आपकी टाइगर सेंसस रिपोर्ट है ना, वो हर कितने सालों में जो है जारी की जाती है? 3, 4, 5 साल, कितने सालों में हम इस रिपोर्ट को जारी करते हैं? तो इसमें जो है हाँ आ गई आवाज आ गई। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट है आपका वो हर 4 साल में जारी किया जाता है, ठीक। इस साल जो है आपका साल 2023 में, यानी कि इसी साल अप्रैल के महीने में जारी की गई थी। इससे पहले की जो सेंसस रिपोर्ट थी वो आपकी साल 2018 में जारी की गई थी। तो यहाँ से 2018 से 2022 का आंकलन जो है वो किया गया है और फिर ये जो पूरी रिपोर्ट है आपकी ये साल 2023 में जारी की गई है। तो यहाँ से 2018 से 2022 तक की बात करते हैं तो 6.7% जो है इंक्रीज हुआ है टाइगर्स की पॉपुलेशन में, टाइगर्स की जनसंख्या में। तो हर 4 साल में आपकी रिपोर्ट जारी की जाती है ना। और ये रिपोर्ट आपकी कौन बनाता है, क्या नाम है उस अथॉरिटी का? NTCA। कौन जारी करता है? NTCA। NTCA क्या है आपका? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल
टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। राइट तो एनटीसीए के द्वारा आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, बाघ गणना रिपोर्ट, और ये आपकी हर 4 साल में जो है जारी की जाती है। बेटा अब आवाज आ रही है आप सभी को, है ना? तो हर 4 साल में जो है ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। राइट तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी 4 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने के बाद अब भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शामिल होने के बाद भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी? 6, 7, 8 या फिर 9? ये तो बड़ा आसान सवाल है, बहुत ही इजी है, तो पता होना चाहिए। पानी आता है सचिन पानी आ जाता है, यही साइड में बॉटल रखी रहती है। कितने राष्ट्रीय दल हैं? यस बिल्कुल ठीक है, जो 6 लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। हमारे पास अभी 6 राष्ट्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं अभी हमारे पास। है ना? अभी हमारे पास कितने हैं? 6 नेशनल पार्टीज हैं। हमें पता है कि अभी आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, जिसके बाद अब हमारे पास और 2 पार्टीज के आपके नेशनल स्टेटस वापस भी ले लिए गए हैं, जिसके बाद अब क्या है हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज हो गई हैं, है ना? एक तो है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक है हमारी आम आदमी पार्टी, एक है हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, एक है हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी, एक है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये जो है हमारी टोटल 6 पार्टीज हैं, है ना? हमारी कितनी है टोटल? 6 पार्टीज हैं जिनको क्या मिला है आपका, जिनको ये स्टेटस जो है मिला है ना? यस तो आपकी टोटल 6 पार्टीज हैं, आईएनसी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और आपका बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, है ना? क्या है? बहुजन समाज पार्टी। तो ये आपका यहां पर टोटल 6 पार्टीज हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दल बनने के बाद। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि अभी देखो द डोगरी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलीज्ड इन अप्रैल 2023। 2023 में भारतीय संविधान का डोगरी वर्जन जारी किया गया। आपसे पूछा गया है कि डोगरी भाषा जो है आपकी, वो इसमें से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाती है? बताइए। मुख्य रूप से डोगरी भाषा जो है वो कौन से राज्यों में बोली जाती है? अभिनय कुमार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके करवाए जाएंगे, थोड़ी सी ठंड रखो, थोड़ा सा सब्र रखो अपने अंदर। हाँ जी, आगे आएंगे, यहां पर बात करेंगे तो डोगरी भाषा जो है इसमें से कौन से राज्य या यूटी में सबसे ज्यादा बोली जाती है, मुख्य रूप से बोली जाती है? क्योंकि अभी डोगरी भाषा में हमारा जो है भारतीय संविधान जारी जो है किया गया है। बी लिखा है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। क्लास में हमने पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर में जो है आपकी डोगरी भाषा सबसे ज्यादा मतलब मुख्य रूप से जो है बोली जाती है ना? और क्या है, भारतीय संविधान का डोगरी वर्जन जो है, डोगरी संस्करण, वो भी जारी किया गया। हमने पढ़ा था कि ओरिजिनली जो है ना, ओरिजिनल जो हमारा संविधान बनाया गया था वो 2 भाषाओं में बनाया गया था, आपका हिंदी और इंग्लिश, 2 भाषाओं में बनाया गया था। और अब जो है इसका एक डोगरी वर्जन भी जारी किया गया सरकार के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या है? जो डोगरी भाषा है आपकी वो मेजरली कहाँ बोली जाती है? इसमें से जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर। चलिए आगे आ जाते हैं। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है इसमें से, है ना? वित्त वर्ष 22 से 23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा? यूएसए, चाइना, इजिप्ट या फिर इराक? बताइए कौन रहा है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यहां पर? बताएंगे इसका आंसर।
भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो कौन सा देश बना है? अमेरिका। चलिए जी, तो सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब होगा, बात करें अगर तो सही जवाब होगा हमारा यूएसए। सभी को पता है कि पहले हमारा क्या है, चाइना सबसे बड़ा किसी ने क्या फोटो देखकर यूएसए शप गुड, अच्छा रहा ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूएसए जो है अब हमारा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। पहले चाइना के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता था, लेकिन अब क्या है, अब क्या है, यूएसए आपका टॉप पर आ रहा है धीरे धीरे करके। और यूएसए के साथ जो है आपका सबसे ज्यादा हम लोग क्या है, व्यापार करते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन सा देश है, वो है हमारा यूएसए, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएसए। चलिए आगे आते हैं। पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है किस शहर में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? हैदराबाद, वाराणसी, गांधीनगर या फिर नई दिल्ली? देखो पहला आपका ये बुद्धिस्ट समिट जो है उसका आयोजन भारत में करवाया गया, है ना। और आपसे पूछा है कि भारत के कौन से शहर में करवाया गया। कई देशों के जो हैं आपके लोग इसमें आए, शामिल हुए, है ना। बुद्धिस्ट समिट रहा आपका, सम्मेलन रहा, कहाँ पर हुआ है? वाराणसी, गांधीनगर, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? चलिए बताएंगे कहाँ पर हुआ है। न्यू दिल्ली, यस न्यू दिल्ली लिख रहे हैं। आमिर खान ने क्या लिखा है? बी वाराणसी, और डी लिखा है। चलो यहां पर सब कंफ्यूज हो गए हैं, शाबाश। क्या सही जवाब होगा? भारत का जो पहला, भारत का नहीं ग्लोबली जो आपका वैश्विक जो पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ है वो आपका कहां पर इसका आयोजन करवाया गया था? उसका आयोजन करवाया गया था नई दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, डी। वाराणसी में नहीं हुआ है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन जो है किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका नई दिल्ली में पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। आगे आ जाते हैं। आगे आपसे पूछा है, देखो आगे आपसे ये पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपका IBCA लॉन्च किया। IBCA क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, है ना। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो शुरू किया गया है, ठीक है, इसमें जो है कितने बड़े बिग कैट स्पीशीज को प्रिजर्व करने का टारगेट रखा गया है ना। इसमें जो है संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिल्लियों की कितनी बड़ी प्रजातियों का संरक्षण जो है इसमें किया जाएगा? 7, 8, 9 या फिर 6? ये मैंने आपको क्लास में बताया है। टोटल कितनी स्पीशीज पर ध्यान दिया जाएगा? यस, बहुत अच्छे किसे लिखा था? सौरभ गुप्ता ने, बिल्कुल सही है। टोटल आपकी कितनी? 7 स्पीशीज हैं। टोटल कितनी? 7 स्पीशीज हैं आपकी। लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, जैगवार हो गया, ऐसे करके आपकी टोटल 7 प्रजातियां हैं जिनको बचाने का फोकस करते हुए आपका ये IBCA, जिसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसे क्या है? लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए 7। 7 बड़ी स्पीशीज को जो है कैट्स की बचाने के लिए आपका ये IBCA लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। चलिए आगे आ जाते हैं। एक और आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। हमने ये देखो, ये हमने पढ़ा था कि हमारी जो है नेशनल मेडिकल पॉलिसी लॉन्च की गई है ना, लागू की गई, लॉन्च की गई, ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि नेशनल मेडिकल पॉलिसी जो है ना, इसमें इसे क्यों मंजूरी दी गई? ताकि निर्यात निर्भरता को कम किया जा सके, ताकि एक्सपोर्ट डिपेंडेंस को कम किया जा सके। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगले आने वाले 5 सालों में जो है $10 मिलियन का जो है टारगेट रखा गया है कि इतनी ग्रोथ जो है, इतनी वृद्धि तो है जो है हमें चाहिए ही चाहिए। और तीसरा आपका कहता है कि ये चिकित्सा उपकरण क्षेत्र से आपका संबंधित है ना, उसमें जो है ज्यादा अफोर्डेबिलिटी आ सके, इसके लिए आपकी पॉलिसी लागू की गई है। अब ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी कहता है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और ऑप्शन सी कहता है कि सिर्फ सेकेंड और थर्ड ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है कि सिर्फ थर्ड आपका ठीक है। तो बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है? पढ़ेंगे ध्यान से और फिर आंसर करेंगे। जीवन ने लिखा है ए और
नेहा ने लिखा है बी, सी लिखा है सनी ने। क्या आंसर हो सकता है इसका? 102 करेक्ट है। चलिए, यस सौरभ बहुत अच्छे आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। सही जवाब क्या होगा, चलो देखते हैं सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नेशनल मेडिकल पॉलिसी 2023 अप्रूव की गई, सही बात है। इंडिया के एक्सपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए नहीं, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए, है ना। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस क्यों कम करेंगे भाई हम लोग, है ना। यहाँ से जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना पैसा हमारे पास आएगा, हमारे लिए तो अच्छी बात है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए कोई क्यों जो है पॉलिसी निकालेगा, मुझे ज़रा बताओ। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए नहीं, आपका इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए, है ना। निर्यात नहीं, आयात जो होता है आपका, जो इंपोर्ट किया जाता है उसको कम करने के लिए ये पॉलिसी आपकी लाई गई है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो हम मेडिकल डिवाइसेस भारत में यूज किए जाते हैं वो क्या है, आपके ज्यादातर 90% जो है आपके इंपोर्टेड होते हैं, बाहर के देशों से लिए हुए हैं आपके सारे जो हमारे मेडिकल उपकरण जो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये जो इंपोर्ट करते हैं, निर्भर है हम लोग दूसरे देशों पे, इस निर्भरता को कम करने के लिए आपकी पॉलिसी लाई गई। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, हमने पढ़ा था कि अगले 5 सालों में 10 नहीं 50 मिलियन डॉलर्स का जो है टारगेट इस पॉलिसी के तहत रखा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, और तीसरा स्टेटमेंट ही है जो आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है मेडिकल डिवाइस सेक्टर के बारे में, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के बारे में ही यहां पर बात इस पॉलिसी में की गई है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको क्लास में बताए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो सिर्फ आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है, उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन को क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही से पहले पढ़ना है। तो सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। आगे आपसे पूछा है कि भारत की पहली कूल रूफ पॉलिसी की शुरुआत जो है वो किसने की है, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। चलो बताएंगे। आपसे पूछा है कि तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें से कौन सी राज्य सरकार ने भारत की पहली कूल रूफ पॉलिसी जो है वो क्या है, उसकी शुरुआत की है ना। इसके तहत क्या है, हमने पढ़ा था कि कूल रूफ पॉलिसी के तहत क्या है, जो भी ये शहर है वहां पर जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स है वहां पर छतों को ठंडा किया जाएगा। हमें पता है कि छत, भाई बारिश हो जाती है, छत ठंडी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारे रूम्स भी ठंडे हो जाते हैं, हीट कम होती है रूम्स के अंदर, तो गर्मी कम लगती है। तो इसी के तहत क्या है, ये छतों को जो है ठंडा बनाया जाएगा, कूल रूफ जो है वो लाई जाएंगी। कौन से राज्य में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। सही जवाब क्या है, तेलंगाना। यस राहुल पांडे, सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना आपका पहला भारत का राज्य बना है जिसने ये पॉलिसी निकाली है 2023 से 2028 तक। तो ये पॉलिसी जो है लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तेलंगाना बना है। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। आगे आ जाते हैं। मैंग्रोव पिता पक्षी जो है आपका, उसकी पहली जनगणना जो है वो की गई, कहां पर की गई है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कौन से राज्य में है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। बताइए, ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से एरिया में, कौन से राज्य में है ना। यहाँ पर क्या है, मैंग्रोव पिता बर्ड की पहली गणना की गई है। आपसे पूछा गया है कि ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल लिखा है किसने, अमित राव ने। चलिए, तो मैंग्रोव पिता बर्ड की बात करते हैं। तो ये जो है इसकी गणना की गई है आपकी कहाँ पर, भितरकनिका में। और ये भितरकनिका जो है आपका बिल्कुल ठीक है, जो बी लिख रहे हैं, कहाँ पर है आपका है ओडिशा राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है ये, ओडिशा राज्य में है आपका ये। और ये बर्ड्स की गणना जो है कहाँ पर हुई है आपकी, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुई है, ये हुई है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये आपका कहाँ पर है अभयारण्य, ये आपका ओडिशा में है। चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन बी ओडिशा। चलिए, कल मिलते हैं, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।